हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग है, शहजादे ने माना पिता दादी के समय में बना सिस्टम ओबीसी विरोधी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना पर जो टारगेट किया है, प्रहार किया है, उसी का ये परिणाम है स्टेटमेंट। वो प्रधानमंत्री की शैली है कि किसी एक पॉइंट को उठाते हैं और टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरशाही में ओबीसी की भागीदारी को मुद्दा बना रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को आईना दिखाया। मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस के शहजादे ने एक सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया कि उनके पिताजी, उनकी दादी के समय में जो सिस्टम बना वह एससी एसटी ओबीसी का विरोधी रहा है। इससे पूर्व के दिन में राहुल गांधी ने पंचकुला में कहा था कि दादी यानी इंदिरा गांधी, पिता यानी राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के समय वह प्रधानमंत्री आवास में जाते रहे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि सिस्टम में ओबीसी के साथ कैसे भेदभाव होता है। दिल्ली के द्वारका में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण रोकने का आरोप भी लगाया है। कहा है कि इंडी गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी हैं। कांग्रेस के लिए वोट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसने हायर एजुकेशन में एससी एसटी ओबीसी का हक छीना है। वर्ष 2014 का चुनाव जीतने के लिए तत्काल मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में दिल्ली के प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया, जिसमें 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। इस कारण 2011 से पहले मिलने वाले एससी एसटी के आरक्षण पर रोक लग गई। पहले अल्पसंख्यक का आरक्षण कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने विश्वविद्यालय में भी लागू कर दिया। कर्नाटक में एससी एसटी का कोटा छीनकर मुसलमानों को दे दिया। बुधवार को ही कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 से बने सभी ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए हैं। स्वाति मालीवाल प्रकरण में केजरीवाल के माता पिता से भी होगी पूछताछ। आम आदमी पार्टी की सांसद व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में पुलिस अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ करेगी। पुलिस का अनुमान है कि तीनों से पूछताछ में काफ़ी कुछ सच्चाई पता लग सकती है। पुलिस आरोपित सीएम के निजी सहायक विभव कुमार को लेकर मुंबई से लौट आई है और गुरुवार को कोर्ट में पेश कर दोबारा रिमांड मांग सकती है। 23 मई को उनकी पुलिस कस्टडी समाप्त हो रही है। सूत्रों के मुताबिक विभव अपने बयान पर कायम हैं और स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की बात से इनकार कर रहे हैं। फॉर्म 17C सार्वजनिक किया तो मतदाताओं में भ्रम फैलेगा, आयोग। देखिए, चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर फॉर्म 17C के आधार पर मतदान डाटा सार्वजनिक किया गया तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। और वजह यह है कि इसमें डाक पत्रों की गिनती भी शामिल होगी। आयोग ने इस संबंध में शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। फॉर्म 17C में प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है और मतदान समाप्त होने के बाद प्रत्येक प्रत्याशी के एजेंट को यह फॉर्म दिया जाता है। आयोग ने शीर्ष कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में यह तर्क भी दिया है कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके तहत सभी मतदान केंद्रों में मतदान का अंतिम प्रमाणित डाटा प्रकाशित करने का दावा किया जा सके। इसमें कहा गया है कि वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से इसमें शरारत हो सकती है और इससे डाटा में छेड़छाड़ संभव है। बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2010 के बाद से तृणमूल सरकार द्वारा जारी कई वर्गों के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी प्रमाण पत्र को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया है। फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने इस आदेश के परिणाम स्वरूप करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। यह ओबीसी को आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए जारी किए जाने वाला प्रमाण पत्र है। न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथा की पीठ ने कहा कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं वह कानून के मुताबिक नहीं बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।
केंद्र को आरबीआई देगा 2.11 लाख करोड़ का लाभांश। आरबीआई ने अपने अतिरिक्त फंड से केंद्र सरकार को एक मुश्त 2,10,874 करोड़ रुपए की राशि देने का फैसला किया है। गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। यह आरबीआई की ओर से सरकार को बतौर लाभांश दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। इसमें जुलाई में पेश होने वाले आम बजट के दौरान वित्त मंत्री को राजस्व के मोर्चे पर राहत मिलेगी। आरबीआई के सरप्लस फंड से केंद्र सरकार को लाभांश देने का मुद्दा पूर्व में काफी विवादास्पद रहा था। पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया था, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में सरकार की ओर से गठित पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर विमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर लाभांश देना शुरू किया गया था। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, बैंकों को कर्ज देने पर प्राप्त ब्याज व बॉन्ड आदि के कारोबार से कमाई करती है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल छात्रों से पूछा, गांव में तैनाती से क्यों चाहिए छूट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मेडिकल का कोई छात्र क्या सिर्फ इसलिए 1 साल की सार्वजनिक ग्रामीण सेवा करने के नियम से छूट मांगता है कि उसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और संजय करोल की अवकाशकालीन पीठ ने कर्नाटक के डीम्स विश्वविद्यालय की प्राइवेट सीट से स्नातक कर रहे 5 एमबीबीएस छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सवाल किया है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के कमिश्नरेट को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें अनिवार्य ग्रामीण सेवा का शपथ पत्र दिए बिना आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी जारी किया जाए। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। वकील मीनाक्षी कालरा के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं के साथ पंजीकरण को स्वीकार करने के लिए कर्नाटक मेडिकल काउंसिल को निर्देश देने की मांग की गई है। दिल्ली में बंद होंगे मानकों पर खरा न उतरने वाले अस्पताल व कोचिंग सेंटर। दिल्ली में आपदा प्रबंधन के मानकों पर खरा न उतरने वाले सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल और कोचिंग सेंटर बंद किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी अस्पतालों में बड़े बड़े एसी प्लांट लगे होते हैं। तमाम बड़े कोचिंग सेंटरों में एसी की व्यवस्था रहती है। इन दिनों जबकि गर्मी अपने चरम पर है और लू वाली स्थिति भी लगातार बनी हुई है, इन प्लांटों पर लोड काफ़ी बढ़ गया है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। इसी के मद्देनज़र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे राजधानी के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और कोचिंग सेंटरों का सर्वे करें। एनडीएमए ने यह सर्वे रिपोर्ट माह भर में देने को कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट कि परीक्षाएं अधिकार का मामला नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू द्वारा पूर्व विद्यार्थियों को शताब्दी वर्ष परीक्षाओं का मौका देना, जिसमें उन्हें उन पेपर को फिर से पास कर डिग्री हासिल करने का मौका मिलता है जिसमें वो पहले फेल थे, यह विद्यार्थियों के अधिकार का मामला नहीं है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने कहा कि शताब्दी अवसर परीक्षा का मौका देने का निर्णय और जिन शर्तों के तहत ऐसा मौका दिया जाना है वे ऐसे मामले हैं जो पूर्णतः शैक्षणिक नीति के दायरे में आते हैं। अदालत ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार जो पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के भीतर सभी पेपर पास करने में विफल रहा, उसे पेपर पास करने के लिए एक और मौका मांगने का अधिकार नहीं है और ना ही डीयू के पास ऐसा कोई मौका देने का दायित्व है। न्यायमूर्ति शंकर ने शताब्दी अवसर विशेष परीक्षा चरण 2 के लिए 1 अप्रैल को विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दक्षिण पूर्व एशिया बना संगठित साइबर ठगी का नया ठिकाना। दक्षिण पूर्व एशिया डिजिटल अरेस्ट से लेकर निवेश व डिजिटल गेमिंग के माध्यम से साइबर ठगी का नया ठिकाना बन गया है। भारत में होने वाली साइबर ठगी का लगभग आधा सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया के दोनों यानी कि थाईलैंड, म्यांमार और लाओस में सक्रिय संगठित साइबर अपराधी अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2024 में जनवरी अप्रैल तक 4 महीनों में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी ठगी की 6 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 7,061 करोड़ रुपए की ठगी हुई है।
आज के भारत में सरनेम कोई मायने नहीं रखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में आज सरनेम मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो सिर्फ कड़ी मेहनत। हमारी सरकार सक्रिय रूप से स्टार्टअप और धन सृजन को प्रोत्साहित करती है। हमें अपने देश के हर हिस्से, खासकर टियर 2 और 3 शहरों में युवा शक्ति पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी द्वारा पोस्ट की गई जोमेटो के सीईओ का एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए लिखा, आपकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है दीपिंदर गोयल। यह अनगिनत युवाओं को उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। हम स्टार्टअप को फलने फूलने के लिए सही माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वीडियो में जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल अपने सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों के में ओझल सार्थक मुद्दे, ये एडिटोरियल पेज का पहला आर्टिकल है जिसमें कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। अभी हमने पहले पेज पर भी डिस्कस किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर या राहुल गांधी को शहजादा बोलकर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी दादी और पिता ओबीसी आरक्षण के विरोधी रहे। अब मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या आरक्षण आवश्यक है, अगर आरक्षण दिया गया तो उसका सार्थक परिणाम क्या है। अगर इतने वर्षों से आरक्षण दिया जा रहा है तो क्या हर एक व्यक्ति जो एससी एसटी और ओबीसी समाज का है उसको लाभ मिला। अगर लाभ नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें खामी है। आरक्षण को और बेहतर बनाया जा सकता है या उसके तरीकों में सुधार किया जा सकता है। उसके बाद इस आर्टिकल पर आते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कहीं भी भारत के विकास का जिक्र नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने ये किया, भाजपा ने ये किया, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार करेगा, वो भ्रष्टाचार कर चुके हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को जनता के सामने पेश किया जा रहा है। हाँ, बस ये बताया जा रहा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और उसमें गरीबों को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, अगर अनाज ना देकर उनको रोज़गार दिया जाए और ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए जिससे कि उन्हें फ्री मुफ्त अनाज की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर आप अनाज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको और निठल्ला कर रहे हैं। निठल्ला मतलब कि आप उनको और कोई कार्य करने से बाधित कर रहे हैं। किसी को मुफ्तखोरी की आदत हो जाएगी तो वो जाहिर सी बात है मेहनत वाला कार्य करने से बचेगा। तो ये जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है ये उसी की एक कड़ी है। अब निजी हमले तक किए जा रहे हैं जो कि एक स्वस्थ चुनाव में, लोकतंत्र के चुनाव में संभावित नहीं होता था। भारत में ही ये देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब ये भारत में भी देखने को मिल रहा है। तो जो ओझल मुद्दे हैं, जैसे गरीबी कैसे हटाई जाए, शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, ग्रामीण इलाकों में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको, उस पर जोर कैसे दिया जाए, इन सब बातों को, इन मुद्दों को कहीं ना कहीं चुनावी सभा में ओझल पाया जा रहा है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया था शिवकांत शर्मा द्वारा, और कुछ आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, इसको स्किप करेंगे। संकुचित दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय दल। अब देखिए, क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने क्षेत्र की, अपनी पार्टी की, अपनी समुदाय के, अपने जाति के लोग को वरीयता देते हैं। चाहे सपा हो, बसपा हो या जितनी भी और अन्य राजनीतिक पार्टियां हों, उनका मेन मुद्दा यही रहता है कि हम किस तरीके से अपने क्षेत्र का, यानी कि जो पार्टियां जीत जाती हैं उनके जो प्रमुख नेता होते हैं वो अपने क्षेत्र का विकास किस तरीके से करें। हालांकि अगर हर विधायक, हर सांसद अपने ही क्षेत्र का विकास कर दे तो भी देश का विकास हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम अपने घर के आसपास सफाई रखें और हर व्यक्ति, हर मोहल्ले का व्यक्ति, हर शहर का व्यक्ति, हर जिले का व्यक्ति, हर राज्य का व्यक्ति अगर ये करने लगे कि हम सिर्फ अपने ही घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे तो सोचिए पूरा शहर क्लीन हो जाएगा। जैसे इंदौर जो क्लीन सिटी में टॉप रह रहा है 5-6 सालों से, 7 सालों से, वैसी ही स्थिति सब शहरों की हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, दूसरों पर इसका ठीकरा फोड़ देते हैं कि उन्होंने गंदगी फैलाई है इसलिए वो साफ़ नहीं हो पाता है। यही हाल कुछ क्षेत्रीय दलों का होता है।
वो क्या करते हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया तो वो पिछले चुनाव को, पिछली पार्टियों को, पिछली सरकार को दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन असल मुद्दा ये होता है कि अगर अब उन्होंने जो कार्यकाल संभाला है या संभालने जा रहे हैं, अगर वो उसी को अच्छा बना दें, उसमें ही विकास कर दें, तो जाहिर सी बात है विकास हो जाएगा। तो उन्हें अपनी संकुचित जो दृष्टिकोण है कि हम कुछ ही लोगों का विकास करेंगे, कुछ ही क्षेत्रों का विकास करेंगे, अगर वो उससे बाहर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है राज्य का विकास हो जाएगा, क्षेत्र का विकास हो जाएगा। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया था प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा, और इसमें कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं है। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर पहली जो न्यूज़ है कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची देश में बिजली की मांग। सोमवार 20 मई 2024 को सुबह से ही बिजली की मांग ने 2.30 लाख मेगावाट को पार कर लिया। इससे बिजली मंत्रालय के साथ ही बिजली आपूर्ति प्रबंधन से जुड़े विभागों के अधिकारियों के माथे पर चिंताएं आ गई और इतनी बड़ी मांग का प्रबंधन कैसे होगा। दोपहर 3 बजे देश में बिजली की कुल मांग 2.38 लाख मेगावाट को पार कर गई, लेकिन देश के किसी भी हिस्से से बिजली की बड़ी कटौती की सूचना नहीं आई। केंद्रीय बिजली मंत्रालय का दावा है कि जिन शहरों में बिजली कटौती हो रही है वह बिजली की कमी की वजह से नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर तकनीकी वजहों से या फिर राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त बिजली नहीं खरीदे जाने की वजह से हो रही है। राजकोषीय घाटा कम करने में मिलेगी मदद। आरबीआई की ओर से भारी भरकम लाभांश दिए जाने से सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। दरअसल सरकार को केंद्रीय बैंक से 1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविक राशि इससे दोगुनी है। इसी वर्ष 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में भी आरबीआई से बतौर लाभांश 1.02 लाख रुपए का समायोजन किया गया था। इस आधार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को 5.1% पर लाने का लक्ष्य रखा था। अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह में 2.10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहने और आरबीआई की तरफ से भारी लाभांश मिलने से उम्मीद है कि कोविड महामारी के बाद पटरी से उतरा राजकोषीय प्रबंधन ज़्यादा चुस्त दिखाई देगा। इंटरनेशनल पेज। नॉर्वे, आयरलैंड व स्पेन ने फिलिस्तीन को दी राष्ट्र के रूप में मान्यता। गाजा युद्ध के बीच बुधवार को नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कहा कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं। इस सांकेतिक लेकिन बड़े कदम से बीते 7 महीनों से इजराइल और हमास के अतिवादियों के बीच जारी युद्ध में इजराइल अलग थलग पड़ रहा है। वही इजराइल ने मान्यता देने के विरोध में तीनों देशों से अपने राजदूतों को तुरंत वापस बुलाने का आदेश दिया है। इन तीनों देशों का द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा ऐसे समय हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री के गिरफ्तारी वारंट की मांग कर रहे हैं। बिश्केक में स्थिति हो चुकी है सामान्य। भारतीय दूतावास। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भीड़ द्वारा विदेशियों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच बुधवार को भारतीय दूतावास ने कहा है कि वहां स्थिति सामान्य हो चुकी है। 2 हफ्ते पहले स्थानीय छात्रों के साथ विवाद के बाद विदेशी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर उनके परिवार चिंतित हैं। वर्तमान में तकरीबन 17,000 भारतीय छात्र किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश बिश्केक में हैं। कामी रीता 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने बुधवार को 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया। वहीं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से उतरते समय 2 पर्वतारोही लापता हो गए। नेपाल पर्यटन अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटिश पर्वतारोही डैनियल पॉल पीटरसन और नेपाली गाइड तेनसिंग शेरपा मंगलवार से लापता हैं और वे दक्षिण शिखर के पास पर्वत के डेथ जोन में फिसल गए और गिर गए हैं। तो ये आज का यानी 23 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।